अभी 2 रोज़ पहले पूरी दुनिया में वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का आलमी दिन मनाया गया। यानी वो बच्चियां, वो खवातीन जो साइंस के मैदान में कुछ बड़ा कर रही हैं। और इस एतबार से मैं फिर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल के अंदर इतने बड़े बड़े नाम, इतनी खवातीन सामने आई हैं जिन्होंने साइंस के शोबे में कुछ बड़ा किया है। लेकिन इस साइंस के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जुड़े हुए कि जिनमें ख़वातीन का आना एक वक्त था कि बहुत कम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि बहुत से लीडिंग नाम हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर नज़र आते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, क्योंकि मेरा अपना शोबा भी यही है, तो मैं समझता हूँ ये साइंस और आर्ट का एक खूबसूरत इम्तजाज है, इसलिए कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी को भी आप लेकर उस पर भी प्रोफिशेंट आपका होना ज़रूरी है, लेकिन क्रिएटिव साइड भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। तो आज की हमारी एक मेहमान हैं जिनका नाम है आयशा अकरम। वो इसका एक तीसरा रुख भी लेके आती है और वो है लिटरेचर, अदब से शगफ, अदब का शौक़, अच्छा पढ़ना, अच्छा कहना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस सब का एक खूबसूरत इम्तजाज है आयशा अकरम, जिनको हम राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। और ये आज क्यों हमारी मेहमान है ये आगे चल के हम आपको बताते हैं, इसलिए कि इनका एक और एक और रुख जो लिटरेचर वाला रुख है, उसी हवाले से प्रोफेसर साहब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीन है सोशल साइंसेज के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहिर ने एक ऑफ कोर्स एक स्कॉलर हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, और इन्होंने कुछ अर्सा पहले इफ्तिखार आरिफ साहब पे किताब लिखी जिसका नाम है इफ्तिखार आरिफ, फ़न और शख्सियत, और उस पर बड़ी उन्होंने रिसर्च की। डॉक्टर साहब आपको भी हम वेलकम कहेंगे। और आज इन दोनों को एक साथ बुलवाने का मकसद साथियों ये है कि आयशा ने भी इफ्तिखार आरिफ साहब पे एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो कि आज पाकिस्तान टेलीविजन PTV रात 10 बजे उसे फीचर कर रहा है। तो हमने कहा कि आयशा को बुलाएं, जरा डॉक्यूमेंट्री की मशहूरी भी चलाएं थोड़ी सी, और कुछ आप दोनों से हम बात करें कि द लिविंग लेजेंड मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब पे काम करना कैसा लगा। सो वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, आपसे बात का अगर आगाज करें कि उमूमन जो बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े अदीब, उन पे जब काम किया जाता है तो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि लिविंग लेजेंड को आप इस तरह से आपने ट्रिब्यूट किया। वेयर डिड दिस आइडिया कम फ्रॉम? तौसीक, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लिविंग लेजेंड के ऊपर काम करना एक बहुत नई बात थी, और फिर उनकी फ़िल्म को बनाकर और उसको लॉन्च कर देना, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने उसमें मुझे सपोर्ट किया, तो उसमें मेरे लिए मेरा ख्याल से बहुत बड़े ऑनर की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी किसी लिविंग लेजेंड को उनकी ज़िंदगी में एक ट्रिब्यूट दिया जाए और उनकी मेहनत का और उनकी सफ़र को प्रेजेंट किया जाए, पेश किया जाए। इफ्तिखार साहब ने खुद इस पे कैसा रिस्पांस दिया? उनका तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने कहा अच्छा भाई बना लो, उनका एक ख़ास स्टाइल है आपको मालूम है वो इस तरह से बात करते हैं, अच्छा भाई ठीक है तुम देख रही हो, तुम्हारा आइडिया है, चलो देखो तो क्या होता है, क्या बनता है ना। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो ये करना है। इस डॉक्यूमेंट्री में कौन कौन है, किस किस को फीचर किया? इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब मेरे लिए ऑनर की बात है और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला। मतलब अब आप देखिए, जितने PTV के जौहर थे, ठीक है, वो सब इस फिल्म के अंदर मौजूद हैं, लाइक अनवर मकसूद साहब एंड नैयर कमाल आपा, एंड आई कॉल हर आपा, तो मैं तो उनको आपा ही कहूँगी। हाँ जी, हसीना मोइन साहिबा उसके अंदर थी, आपा थी, और उनका लास्ट इंटरव्यू था मेरे साथ, और मुझे पूरा एक दिन और एक नाइट उनके साथ स्पेंड करने का मौका मिला। इस तरह से हमने एक टाइम, और हमने बेशुमार उनसे बातें की, और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला उस एक मुलाकात के अंदर। फिर सुल्ताना आपा हैं, खुशबख्त आपा हैं, किश्वर आपा, एंड नाम आप बोल रही हैं जिनके ऊपर ये खुद अब एक जी बिल्कुल नहीं, और अभी मैं इन पर भी काम करूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इनके ऊपर भी मैंने काम करना, और ये वो शख्सियात हैं कि इनके साथ आप बैठ जाएं तो आपका विजन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब कहीं मतलब आपको लगता है कि अब तक आप कहाँ थे, आप कहीं मौजूद नहीं थे, लेकिन अब उनसे मिलने के बाद आपका सोचने का, बैठने का, बात करने का स्टाइल बिल्कुल सब चेंज हो जाता है। कितना वक्त लगा इस पूरे फिल्म को बनाने में?
इस फ़िल्म को बनाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, क्योंकि एक तो ये मैं अपने एंड पे बना रही थी खुद, उसको एज़ सच बहुत सारी बीच में चीज़ें थी, और फिर जितने बड़े-बड़े नाम थे, उन नामों में उनके साथ टाइम लेना, उनके साथ पहुँचना और उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको मूव करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। कुछ इसी तरह का काम डॉक्टर साहिर आपके साथ भी हुआ होगा कि इफ्तिखार साहब पे किताब लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इफ्तिखार साहब, उनके रफ़क़ा, दोस्त, अहबाब, बहुत से लोगों से मिलना होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये किताब कब आई? और इसको आप, ये भी अगेन वही वाला जो मैं आयशा से कह रहा था कि एक आइडिया कि एक लिविंग लेजेंड के ऊपर लिखना मेरे ख्याल है ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एक तनकीदी नज़र उस शख्स की अपनी भी उस वर्क पे होती है, उस काम पे होती है। जी तौसीक हैदर साहब, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार आरिफ साहब बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। 1970 की दहाई में जो शायर हमारे सामने आए, और वो तमाम बहुत इम्पोर्टेंट शायर हैं और उनका अपना एक ज़ाविया नज़र है, और वो 70 की दहाई वाले लोग जो है वो बहुत ही मुतासर कुन उन्होंने शायरी की है। इफ्तिखार आरिफ साहब उस अपने बैच में 70 की दहाई वालों में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इसलिए हैं, और मैं उन्हें खुश नसीब और बहुत ही बाबरकत ख्याल करता हूँ। वो ये है कि जैसे आयशा अकबर साहिबा ने, अकरम साहिबा ने उन पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई है, इफ्तिखार आरिफ साहब पर सबसे ज़्यादा जो है वो दस्तावेज़ी फ़िल्में और पैकेजेस बनाए गए हैं। मैंने जो इफ्तिखार आरिफ साहब पर किताब लिखी है, ये 2009 में आई थी, और फिर अब इसका दूसरा एडिशन 2024 में आया। मैंने अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो हंटिंग शायर है वो इफ्तिखार आरिफ है। अच्छा, सैकड़ों उनसे इंटरव्यू हुए हैं जो मुख्तलिफ़ वेब्स पर मौजूद हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं कि रेख्ता एक वेब है, और उस पर शायरों की किताबें भी और अदीबों की किताबें भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ उनकी गज़लें भी मौजूद हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब की ज़बानी कलाम शायर ब ज़बान शायर, तकरीबन उनका कुल कलाम जो है वो उन्होंने नज़में हों, गज़लें हों, नाते हों, सलाम हों, जिन असनाफ भी उनका कलाम है, तो वो वहाँ पर उनकी अपनी आवाज़ में महफूज है। और सैकड़ों वेब्स हैं जिन पर इफ्तिखार आरिफ साहब के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, उनके पैकेजेस मौजूद हैं, उनकी दस्तावेज़ी फ़िल्में मौजूद हैं। तो इस सारे के होते हुए आपकी किताब ने नया क्या दिया? मैंने एक तो ये है कि सारी वो चीज़ें इकट्ठी करके वो सारे हवाले इकट्ठे कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ इफ्तिखार आरिफ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इफ्तिखार आरिफ जो है वो इस हवाले से भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी की सतह पर उन्हें मौजू बनाया गया, और वो 70 की दहाई वाले शायरों से यूँ आगे निकल गए हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिसर्च का काम हुआ है वो भी इफ्तिखार आरिफ साहब पर हुआ है। उन पर सैकड़ों बड़े अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बीसियों उनके शायरी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से उन पर तहकीक हुई है, और इसी तरह से उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मैंने मसलन ये किताब जो इफ्तिखार आरिफ फ़न और शख्सियत है, जिसका अब दूसरा एडिशन आ चुका है, इसके अलावा मैंने उनके सारे कलाम से एक इंतखाब किया है जो चंद साल पेशतर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जिसे शाया किया है। तो इस नौइयत के अब सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे इंतखाबात जो है वो मौजूद हैं, नई नस्ल उनसे बहुत मुतासिर है। वैसे इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि जो सोशल मीडिया पे ना अक्सर मैं देखता हूँ कि वो एक तो ये कि वो शेर गलत भी होते हैं, और दूसरा मुनीर नियाज़ी के शेर के नीचे फराज लिख दिया। फराज तो जिस शेर में आप फराज डाल लें वो फराज का शेर बन जाता है। ऐसा ही है। इसके हवाले से थोड़ी सी आप हमारी, आयशा आपका भी ओपिनियन इस पे लूंगा, लेकिन कुछ रहनुमाई हमारी कीजिए कि हम कैसे फिल्टर आउट करें कि मुस्तनद है बात या नहीं। तो सीख साहब, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से हमारे नौजवान जो बच्चे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं वो अल्लामा इकबाल के अशार जो है वो गलत लिख रहे हैं, फराज साहब के, फैज़ साहब के, और मुनीर नियाज़ी के, और दीगर शायरों के भी। तो कोशिश करनी चाहिए कि चूँकि इन्हीं लोगों की किताबें जो है वो मौजूद हैं, रेख्ता पे मौजूद हैं, और बहुत सारी बीसियों जो है ना ऐसी वेब्स मौजूद है जहाँ पर किताब मौजूद है, तो किताब को कंसल्ट करना चाहिए। और फिर रेख्ता पर जो है ये गज़लें जो हैं वो बड़ी तहकीक के साथ वहाँ, तो शेर का बटन दबाने से पहले मतलब सिर्फ शेर 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 है ना, वो कोशिश करनी चाहिए कि सही मतन जो है शायर का और उसके शेर का वो जो है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल। आयशा, आप इसमें अपनी इनपुट भी दीजिए और थोड़ा हमें 12वां खिलाड़ी बताइए कि उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है
جس سے اپنے نام اپنی ڈاکومنٹری کا بھی مستعار لیا. بالکل بالکل. اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بات اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمیں ابھی ایز اے فلم میکر یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ فوراً بچے جاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, وہ جو بھی ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ رہی ہماری ریسرچ. میرے خیال سے کہ اتنا نیٹ پر, گوگل پر اور جو بھی ہماری ایپس بنی ہیں انفارمیشن کی, اس کے اوپر بہت ریلائی نہیں کرنا چاہیے, اپنی ہی ریسرچ کرنی چاہیے اور بکس کے تھرو کرنی چاہیے. اور اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ جیسے اب ہم اگر بایو ڈاکیومنٹری بنائیے, اب جیسے میں نے بنائی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ اس شخصیت کو سمجھا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کی سفر کو جانا جائے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے, ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی شاعری کو پڑھیں گے. فار ایگزامپل میں اگر افتخار عارف صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو پڑھنا پڑا اور ان کو دیکھنا پڑا کہ ان کا سفر کیا تھا. بیسیکلی ایک نوجوان جو لکھنؤ سے نکلا اور پھر اس کا ایک سفر, وہ محض ایک سفر نہیں تھا, اس میں اداروں کا سفر تھا. فار ایگزامپل جیسے اب وہاں سے آئے, پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا, پوری تاریخ ہے, تاریخ ان کی اپنی کہانی جو ہے وہ اس پورے خطے کی پورے عہد کا حوالہ ہے. پی ٹی وی ہے, پھر آپ دیکھیے اردو مرکز لنڈن جو میرے لیے سب سے انٹرسٹ کی زیادہ بات رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر اردو مقتدرہ, قومی زبان, اینڈ دین EOIC. مطلب اس طرح کی چیزیں اب وہ محض ایک شخصیت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر ساحر اور عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج رائزنگ پاکستان میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں دا لیونگ لیجنڈ افتخار عارف صاحب کو. افتخار عارف فن اور شخصیت 2009 میں ڈاکٹر ساحر کی یہ افتخار صاحب پہ کتاب آئی اور 2024 میں اس کا سیکنڈ ایڈیشن آیا اور عائشہ اکرم نے ان پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے 12واں کھلاڑی, جو آج پاکستان ٹیلی ویژن PTV ہوم پہ رات 10 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بہت جلد عائشہ میرا خیال ہے آن لائن بھی اویلیبل ہوگی کہیں اس ڈاکومنٹری کو دیکھا جائے, یا ابھی عائشہ کہہ رہی ہے نہیں ابھی کیوں دکھاؤں, ابھی نہیں, ابھی صرف PTV پہ دیکھ سکتے, ابھی صرف PTV پہ. جی کہ PTV پہ کم از کم 1 سال آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو کہیں آن لائن کر دوں گی. ہاں جی ایگزیکٹلی. اچھا اس کا دورانیہ کیا ہے اس ڈاکومنٹری کا؟ اور 41 منٹس فیو سیکنڈز. ہاں جی. اچھا 42 منٹس کی جی آلموسٹ. جی لیکن میرا خیال ہے مال تو بہت زیادہ اکٹھا ہوا, بہت زیادہ توثیق, بہت زیادہ. مطلب 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا انٹرویو تھا صرف افتخار صاحب کا. پھر وہ ایسی مزے کی باتیں, اور پھر اس کو سلیکٹ کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے. جو فرسٹ ورژن میں نے جو ڈائریکٹر کٹ بنایا تھا دیٹ واز 1 گھنٹہ 9 منٹس. پھر میں نے اس کا ایک سیکنڈ ورژن کیا 59 منٹس, اینڈ دین پھر اس کو 45 منٹس, اینڈ دین 42 منٹس. احباب اس میں ہے وہ بھی ایسے نام ہیں کہ اب جیسے خوشبخت شجاعت صاحبہ ہیں, سلطانہ صدیقی ہیں, کشور ناہید, اب یہ وہ نام ہے خواجہ صاحب کے ان کا بھی میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ تو یہ ان کا گھنٹہ سب کا گھنٹہ تھا. اور ان کی اتنی مزے کی باتیں تھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے سب سے زیادہ دقت یہ ہوتی تھی کہ میں کون سی بات رکھوں اور کون سی نکالوں بات. ڈاکٹر صاحب کتاب کی کو ایڈٹ کرنے میں بھی اسی طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ جی اسی طرح ہے کہ چونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے, ان کے بہت زیادہ پہلو ہیں, شاعری میں بھی, ان کی شخصیت میں بھی. جیسے عائشہ اکرم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ گفتگو کرنا کا فن جو ہے وہ افتخار عارف صاحب سے بہتر کون جانتا ہے. اب وہ اتنی تہذیبی اور اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں سے سلیکشن کرنا, یعنی وہ ساری سلیکشن ہی ہوتی ہے, اس میں سے انتخاب کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل عمل ہے. ایسے ہی میں نے ان کی شاعری کا انتخاب کیا تو میرے لیے بڑی مشکل تھی کہ کون سی چیز چھوڑی جائے اور کون سی چیز لی جائے, کہ ہر شعر جو ہے یا ہر نظم جو ہے وہ اپنی جگہ ایک انتخاب ہے. ایگزیکٹلی سر. اور وہ جو ان کی مذہبی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ان کی رومانوی شاعری کے حوالے سے بات کریں, مطلب آپ کھو جاتے ہیں اور کیا لگائیں, اور وہ جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ پھر ایسا ہی ہے کہ ان کا جو ایک دینی رویہ ہے جی جو افتخار عارف صاحب نے علامہ اقبال کے بعد جو ہے نا وہ جو لے کے آئے ہیں, جو شاعر ہمارے سامنے آئے ہیں, ان میں جو دینی روایت کا ایک پہلو ہے افتخار عارف کی شاعری کا, ایک بڑا بنیادی وہ تھیم ہے. دیکھیے ہمارے ہاں صدیوں سے جو ہے واقعہ کربلا پر مرثیے لکھے جا رہے ہیں. فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں محتشم کاشی, ان سے
ایک انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے اس مرثیے کی دنیا میں. پھر یہ اردو میں جب صنف آئی ہے اور بڑے شاعروں نے اس پر وہ لکھا ہے. انیس اور دبیر تو مطلب ہے کہ اس کے امام ہیں اور خاتم ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے. علامہ اقبال نے ہماری اس 1400 سالہ جو ایک روایت ہے نا اس میں بالکل اس کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے. انہوں نے امام حسین اور ان کے جو احباب ہیں اور ان کے جو عزیز ہیں جو کربلا سے متعلق لوگ ہیں بالکل ایک نئے شیڈ سے جو ہے وہ ان کا مطالعہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام ان کے نزدیک جو ہے حریت کا ایک استعارہ ہے. اور پھر آگے چل کے افتخار صاحب نے پھر افتخار عارف صاحب نے جو اکتساب فیض ان سے کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک یہ جو دینی حوالے سے ان پر ایک اثر ہے اور خاص طور پر کربلا اور متعلقات کربلا سے متعلق جو ہے تو اقبال سے وہ اثر پذیری تو ان کے ہاں ہے لیکن انہوں نے نئے شیڈز بھی پیدا کیے ہیں. انہوں نے اسے اس دینی روایت کو یا اس کو نا ایک تہذیبی حوالے سے ایک ثقافتی حوالے سے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی بلکہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے جو افتخار صاحب پہ کتاب لکھی ہے افتخار صاحب خود اس کو کوٹ کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں. جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے آپ کی کتاب کو مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں اس کو ضرور پڑھوں. ڈاکٹر صاحر آپ کا عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم جاتے جاتے کہیں گے کہ آج شب 10 بجے پی ٹی وی ہوم پہ 12واں کھلاڑی فیچر ہو رہی ہے. آپ اسے ضرور دیکھیے اور ہمارے واٹس ایپ نمبر ہمارے انسٹاگرام پہ رائزنگ پاکستان میں بتائیے گا کل کہ آپ کو عائشہ اکرم کی ڈاکومنٹری کیسی لگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ملیں گے پھر. خوش رہیے. خدا حافظ.